अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट सबमिट करवा दिया आप लोगों ने? आज क्विज भी है। अच्छा, डीएसए के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो और कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम एनएफए स्टार्ट करेंगे। बेटा डीएसए में 6 क्वेश्चन जो भी आएगा डीएसए बनाने को आएगा। तो डीएसए का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी। एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी, मतलब हम डीएफए बना रहे हैं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, डीएफए बना रहे हैं और हमारा जो सिग्मा है वो ए कॉमा बी है। हम डीएफए बना रहे हैं और जो हमारा सिग्मा है वो ए कॉमा बी है। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर सिग्मा ए कॉमा बी व्हिच कैन एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन व्हिच एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी। इसका मतलब ये है बेटा कि जब भी ए आएगा आपके स्ट्रिंग के अंदर, उसके फौरन बाद बी आना चाहिए। जब भी ए आएगा आपके स्ट्रिंग के अंदर तो उसके फौरन बाद बी आना चाहिए। सही है? इसका मतलब ये है कि अगर ए नहीं आएगा तो फिर क्या है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, जो जैसा आ रहा है उसको वैसा आने दो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहले क्वेश्चन सुकून से समझ लीजिए। जब भी ए आएगा आपके स्ट्रिंग के अंदर तो उसके फौरन बाद बी आना चाहिए। सर अगर सिर्फ बी आए तो कोई मसला नहीं है, उसको आने दें। लेकिन हमारी मेन कंडीशन क्या है कि सर हम ये देख रहे हैं कि जब भी ए आएगा तो उसके बाद बी आना चाहिए। तो अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखें तो देखिए इसमें चूंकि ए नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर चूंकि ए नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर भी ए नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये फर्ज कर लीजिए ये है, तो जैसे ये ए आया उसके बाद फौरन बी आना चाहिए। अब एक तो कम से कम आना चाहिए। अब अगर दोबारा से ए आया तो फिर बी आना चाहिए। तो फर्ज कर लीजिए सिंगल ए है तो इसके बाद बी लाजमी आए। अगर बी शुरू में आ जाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन ए के फौरन बाद बी आएगा। सही है? तो ये लॉजिक समझ में आ गई कि जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि जब भी सिर्फ बी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी सिर्फ बी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसको आने दो। इसका मतलब है ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ बी आता है वो भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गई बात? मुझे बताइए इसमें एप्सिलॉन आएगा या नहीं आएगा? इसमें एप्सिलॉन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बेटा? आएगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। तो इसमें एप्सिलॉन भी क्यों आएगा? इसमें एप्सिलॉन इसलिए आएगा क्योंकि उसके अंदर ए नहीं आता तो कंडीशन उस पर भी वैलिड हो रही है। ठीक है, एप्सिलॉन आएगा इसके अंदर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? तो जब भी ए आएगा उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए जब भी एप्सिलॉन किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्टेबल होता है तो इनिशियल स्टेट भी फाइनल बन जाती है। ठीक है? अब मुझे बताएं क्या ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर ए नहीं आ रहा, सिर्फ बी आ रहा, उसे एक्सेप्ट होना चाहिए? ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर ए नहीं है सिर्फ बी है, उसे एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है सिर्फ बी अगर आता है तो उसे एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सिर्फ बी अगर आ ही जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर तो हम उसे यही रख रहे हैं। सही है?
क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल है और ओनली बी भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर एक भी आए, 10 भी आए या बहुत सारे भी आए, हम यही खड़े रहेंगे। ठीक है बेटा। अब जब ए आएगा तो हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है, बिकॉज हमें इसके फौरन बाद बी चाहिए। तो ये देखिएगा, ये इस बात की निशानी है कि हमने ए देख लिया है, ये इस बात की निशानी है कि हमने ए देख लिया है। सही है ना? अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद या तो बी आएगा या ए आएगा, ऐसा ही है। मुझे बताइए कि इसमें डेड स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें डेड स्टेट की जरूरत है या नहीं? शाबाश। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेटा अगर आपका क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद इसमें रिजेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? सोच के बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, इसमें किसी एक ऐसी कंडीशन के बाद आपका क्वेश्चन रिजेक्ट कंडीशन में आ सकता है। अगर दो ए एक साथ आ गए, हो सकता है ना, तो डेड स्टेट की जरूरत है। अगर दो ए एक साथ आ गए तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा है? अगर दो ए एक साथ आ गए तो आपको फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी है। तो मैं इसको यहाँ पर ये डेड स्टेट बना रहा हूँ कि अगर ए के बाद ए आ जाए तो तुम इसे ले जाओ सी पर, और ये डेड स्टेट है। अब बताएं ए के बाद बी आए तो क्या होना चाहिए? रिटर्न टू ए कर दें या कोई नई स्टेट बनाए? रिटर्न टू ए कर देते, ए पर आ जाते। ठीक है। अब देखें सिर्फ अगर ए आता है, सॉरी बी आता है तो एक्सेप्ट। जब ए आया आपने अपनी पोजीशन चेंज की, और कम से कम उसके बाद एक भी आना चाहिए। कम से कम उसके बाद अगर एक भी आएगा तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, उसके बाद बी आते रहेंगे। जब ये आएगा आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन सॉल्व करने में ये ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि हमें अब लॉजिक डेवलप करनी आ गई है, हमें अब लॉजिक बिल्ड करनी आ गई है, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया ये? कुछ सवाल है यहाँ तक? इसको अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें क्वेश्चन को, कि नेवर कर दें, नेवर शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी। मतलब क्या है कि अब हर ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, किसी भी ए के बाद बी नहीं आना चाहिए। तो अगर इस सवाल को सिंपल समझें, ये सवाल ये कहता है कि इसके रेगुलर, इसकी जो स्ट्रिंग है वो क्या क्या होंगे? क्या इसमें एप्सिलॉन होगा? अगर ए आ गया है तो बी नहीं आना चाहिए फौरन। फौरन का मतलब आना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे स्ट्रिंग तो देखिए एक्सेप्टेबल हो गए, सिर्फ ए वाले, सिर्फ ए वाले सारे स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो गए, सिर्फ बी वाले भी हो गए। और एक और तरह के हैं, वो क्या है? समझ रहे हैं? तीसरी वाली लाइन देखिए, तीसरी वाली लाइन क्या कह रही है? तीसरी वाली लाइन ये कह रही है कि अगर बी आ गया है तो आने दो, जहां पहला ए आया। आसान अल्फाज में ये कह रहा है कि जहां पहला ए आया उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। यही लैंग्वेज हो गई ना ये, कि जहां पहला ए आ गया उसके बाद बी नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है।
जहां पहला ए आ गया उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। अब देख लें, बस सिंपल सा है कि ये कह रहा है सिर्फ बी आए तो एक्सेप्ट कर लो, फिर सिर्फ ए आए तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जहां पहला बी आ जाए, मतलब जहां पहला ए आ जाए उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन की लॉजिक दो तरह की है। देखिए, आप ये चाहते हैं कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा ही है। आप ये चाहते हैं कि अगर लैंग्वेज में सिर्फ बी हो तो एक्सेप्ट हो जाए, यही चाहते हैं आप। आप ये चाहते हैं कि अगर डायरेक्ट, अच्छा ये चीज भी अलाउ है, मैं एक आध स्ट्रिंग मिस कर गया, ये चीज भी अलाउ है, ये देखें, मतलब ए के बाद ए तो आ सकते हैं, बी नहीं आ सकते, सिर्फ ए नहीं आ सकता, बी भी आ सकता। मतलब ये देखें कि जहां पहला ए आ जाए उसके बाद बी नहीं आ सकते, ए तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग में तीन तरह की चीजें हैं। या तो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगा, अगर ए से स्टार्ट होगा तो उसमें ए के बाद ए नहीं आएगा, सॉरी बी नहीं आएगा। अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगा तो बी के बाद ए आ सकता है। देखिए इन दोनों को गौर से देखिए, ये चीज बिल्कुल हटकर है, ये चीज बिल्कुल हटकर है। इसके लिए क्या मैं ये डिजाइन कर सकता हूं? क्या मैं इसके लिए डिजाइन कर सकता हूँ? ये वाली चीज सिर्फ इतने पार्ट को देखिए कि पहला ए आया, उसके बाद जितने भी ए आ रहे हैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये वाली चीज। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि पहला ए आया उसके बाद ए। अब मुझे बताइए इसके लिए क्या मैं ये डिजाइन कर सकता हूँ? आप बोले सर इसको आपने इनिशियल स्टेट पे क्यों किया है, इसको भी बी की तरह करते हैं। इसको इनिशियल स्टेट पे इसलिए किया है कि आप अगर इन दोनों को मर्ज करके देखें तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, सेकंड और थर्ड लाइन में। सेकंड और थर्ड लाइन में क्या चीज कॉमन है? सेकंड और थर्ड लाइन में ये कॉमन है कि सेकंड में भी बी पहले आ रहे हैं और थर्ड में भी पहले बी आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली कंडीशन यहां से ट्रू हो जाएगी और थर्ड वाली कंडीशन कहां से ट्रू होगी? कि यहीं से ट्रू होगी, ये जो उसके बाद ये आ गया। तो देखिए बी के बाद ए बहुत सारे आ सकते हैं। कंडीशन फॉल्स कब होगी? क्या इसमें डेड स्टेट होनी चाहिए? यहां क्या आ सकता है? अगर ए के बाद बी आ गया तो आप कहां चले जाएं? डेड स्टेट। अगर ए के बाद बी आ गया बेटा तो आप कहां चले जाएं? डेड स्टेट पे चले जाएं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ डबल बी, कम से कम। एक मिनट, एक मिनट, बी से वापसी एंड तो नहीं किया बेटा, बी पे डेड स्टेट पे चला गया ना, आगे चला गया था मैं डेड स्टेट पे। मैंने यहाँ बनाई तो थी डेड स्टेट, ये देखो। एक मिनट, ये दो फाइनल होंगी और सी जो होगी नॉन फाइनल होगी। अच्छा मैंने इसको फाइनल नहीं बनाया था, ओके। अब कोई सवाल है? अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सही हो गया रे? मैंने बनाना था शायद मैं एक भूल गया हूँ, ठीक है। अच्छा सवाल ये है कि एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी बी, इसका मतलब है हर ए के बाद कम से कम दो भी आने चाहिए। जब भी ए आए तो उसके बाद दो भी आने चाहिए। तो देखिए वही वाली बात है कि सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, सिर्फ बी वाले स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, लेकिन जब भी ए आएगा तो उसके बाद दो भी आएंगे।
जब भी ए आएगा उसके बाद 2 भी आएंगे, जब भी ए आएगा उसके बाद 2 भी आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से रखते हैं पहले वाले सवाल की तरह। आपने कहा सर एप्सिलॉन आ रहा है एक्सेप्ट कर लें, सिर्फ बी आ रहा है एक्सेप्ट कर लें। अब अगर सर ए आ जाता है तो फिर हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब देखिए पैटर्न ये बन रहा है ए बी बी। अगर ये पैटर्न कहीं भी टूटता है तो डेड स्टेट पे जा सकते हैं। पैटर्न कब टूटेगा, देखिए ए आ गया, आप यहाँ पर आ गए, अब इसके बाद हमें चाहिए बी बी। तो कब टूट सकता है कि पहले वाले के बाद हमें ए मिल जाए या दूसरे वाले के बाद हमें ए मिल जाए, ऐसे ही ना। दोनों केसेस में पैटर्न टूट जाएगा। अगर आपने देखें, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने ए देख लिया है तो उसके बाद ए मिल गया तो भी पैटर्न टूट गया, अगर आपने ए बी देख लिया है उसके बाद ए मिल गया तब भी पैटर्न टूट गया। जी जी आ सकता है, वो तो आ सकता है, ये आया ना, कहाँ गया, लिख लें यहाँ पर, ठीक है। तो पैटर्न इसका मतलब है डेड स्टेट दो जगह से कनेक्ट होगी। अगर ए के बाद ए आ गया, ये तो काम हमने पहले कर लिया था कि अगर ए के बाद ए आ गया तो सर तो आप डेड स्टेट पे भेज दें, ठीक है। ए के बाद ए आ गया, लेकिन अगर ए के बाद बी आ गया तो आप अपने क्वेश्चन की डोमेन में आप आगे चले गए। आपका देखिए पैटर्न बना हुआ है ए बी। अब आपको ए बी के बाद एक और बी चाहिए कम से कम, एक और बी के लिए आपने यहां बनाया बी और आप चले गए फाइनल में। यहाँ पर अलग बना लें फाइनल या कुछ और कर लें, उसको इनिशियल पे ले जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनिशियल पे ले जाएं, यहाँ ले जाएं फाइनल पे, ठीक है। ए बी बी, और अगर ए के बाद ए आ गया तो उसको डेड स्टेट पे भेज दें। ए बी के बाद अगर ए आ गया तो डेड स्टेट पे भेज दें। तो देखिए कोई एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ओनली बी यहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है एप्सिलॉन, बट फिर हमने ये स्ट्रिंग लिया ए बी बी ए बी 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 बी, सही है। तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, ये देखिएगा ए बी बी ए बी 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 बी, सही है, एक्सेप्ट हो गया। रिजेक्ट कर देते हैं, फर्ज करें कि भाई ए के बाद सिर्फ एक भी आया तो ये देखें ए बी रिजेक्ट हो गया। Is it clear to all of you? इसको भी एक वही कर देते हैं, शुड नॉट कर देते हैं, शुड नेवर नॉट। तो इसमें ये कह रहा है कि अब ए के बाद डबल भी नहीं आना चाहिए, मतलब सिंगल भी आ सकता है, ए के बाद डबल भी नहीं आ सकता, ए के बाद सिंगल भी आ सकता है, डबल भी नहीं आ सकता, सही है। तो अगर इसके स्ट्रिंग लिखें तो वाले स्ट्रिंग तो इस पे वैलिड है, एप्सिलॉन बी 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 एंड। अब आ जाए इधर, ए के बाद ये कह रहा है, नहीं नहीं हो सकता है ए बी भी एक्सेप्ट हो सकता है ना, देखें ये एक्सेप्ट हो सकता है, ए ए ए ये सारे एक्सेप्ट हो सकते हैं, और ये एक्सेप्ट हो सकता है ए बी ए बी ए, डबल भी नहीं है एक साथ, ए के बाद कहीं पर भी डबल भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम इसको डिजाइन करें, अगर सबसे पहले वही वाली बात कि सिर्फ एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवा दिया और बी को एक्सेप्ट करवा दिया, अब आ जाए ए आ गया, सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आगे, ए के बाद अगर बी आता है तो भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ए बी के बाद एक और बी आता है तो रिजेक्ट हो जाए। मैंने बेस कंडीशन बना दी आपके लिए ना, अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सी पर चला गया, अगर बी आ गया, अब अगर देखें, अब हमने वहां नहीं भेज सकते इसे, क्योंकि अगर हमने वहां भेज दिया इसे तो दो बी एक साथ आ जाएंगे,
अगर हम इसे वहां भेज दें तो दो भी एक साथ आ जाएंगे, हम इसे यहीं पर ही रखेंगे। तो ए भी हो गया, अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ए के बाद ए आया तो एक्सेप्ट होना चाहिए, अगर ए के बाद ए आता है तो एक्सेप्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ए के बाद ए आता है तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, ये हो तो रहे, तो इसको यहीं रखेंगे ए पे। मैं बता स्टेट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, देखिए ये स्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेट कंप्लीट, बता इस पे रहती है ए की ट्रांजिशन। बताइए इस पे अगर ए आए तो क्या करना चाहिए, मतलब आपने ए भी देख लिया, उसके फौरन बाद ए आ गया तो क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्टिंग मोड में रिजेक्टिंग मोड में। एक्सेप्ट, तो इसको यहाँ भेजेंगे, क्यों यहाँ भेजेंगे, क्योंकि यहाँ रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसके बाद बी आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। हमें ए के बाद बी एक्सेप्टेबल है, एक भी, उसको जरा गौर से देख लें। जी बिल्कुल, तो ये जो है आपके 4 सवाल और हो गए ऑटोमेटिक। जी फाइनल स्क्रिप्ट 3 है। ये सवाल है a की पावर m b की पावर m सच दैट n इज ग्रेटर देन n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि a जो है वो n टाइम्स होंगे और m जो है वो b जो है वो m टाइम्स होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये क्वेश्चन है ऑर्डर का। ऑर्डर के क्वेश्चन का मतलब ये होता है सीक्वेंस का बेसिकली। तो ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, क्या कह रहा है ये, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए, एन का मतलब पावर नहीं है, एन का मतलब अकरेंस। तो अगर फर्स्ट करें एन की वैल्यू 5 है तो ए 5 दफा आएंगे, पहले कुछ भी हो सकती है ना एन की वैल्यू, तो एन 5 दफा आएंगे। और बी की वैल्यू फर्स्ट करें 7 है एन की, तो एन ये 5 दफा आएंगे, ये 7 दफा आएंगे। पहले 5 दफा ए लिख लो, फिर 7 दफा बी लिख लो। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कम से कम एक ए आएगा, कम से कम एक भी आएगा, समझ गए, कम से कम एक ए आएगा और कम से कम एक भी आएगा। ये समझ में आ गई बात। अगर इसके हम स्ट्रिंग लिखे तो कम से कम एक है और एक भी, फिर डिफरेंट वैरायटी हो सकती है, हर वैरायटी के अंदर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और कम से कम दोनों एक एक आएंगे। अब आपने कहा सर मुश्किल तो नहीं है, बनाते हैं इसको, तो ये देखिए ए, आपने कहा था ये सीक्वेंस का जब क्वेश्चन होता है, किसी चीज की सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। जब भी किसी चीज का ऑर्डर याद रखना पड़ता है तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। किसी चीज का ऑर्डर, किसी चीज की लेंथ, तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। इसमें कहा है भाई सबसे पहले ए आएंगे, अब ए के बाद जितने ए आते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पोजीशन चेंज करके मैंने मेक श्योर कर लिया, अगर ए एम बी एन क्या होता है वो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन और एम अल्फाबेट है, आप ए बी सी डी ले लें, एक्स वाई जी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन, ये सब ये पावर के सुपरस्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने कैपिटल बी स्टेट पर आके फिर ये मेक श्योर कर लिया कि मेरे पास कम से कम ए के आ चुका है और स्टार्ट में आया। कैपिटल ए से कैपिटल बी आने के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता क्या है, ए से गुजर के। तो अगर आप कैपिटल बी पे खड़े हैं इसका मतलब है आप स्मॉल ए देख कर आए। अब अगर उसके बाद बी आता है
तो आपकी मिनिमम कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर उसके बाद बी आता है तो मिनिमम कंडीशन ट्रू हो गई, और बी के बाद जितने बी आते हैं वो भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखें पहले ए आए फिर बी आए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट होगी? क्या इस क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट होगी? कहाँ हो सकती है बेटा, क्या लॉजिक हो सकती है इसकी? हाँ, स्टार्ट अगर बी से हो जाए तो डेड स्टेट है। और कहीं और कोई डेड स्टेट आ सकती है? बताता हूँ, और कोई डेड स्टेट आ सकती है बेटा? अगर बी के बाद ए आ जाए तो भी तो रिजेक्ट होना चाहिए, ऐसा है या नहीं है? अगर पहले बहुत सारे ए आएंगे फिर बहुत सारे बी आ सकते हैं, उसके बाद अगर ए आ जाए तो रिजेक्ट होना चाहिए ना। सीक्वेंस का क्वेश्चन है ये, ऑर्डर का। ऑर्डर के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, पहले ए आएंगे फिर बी, ये ना कॉन्केट करके लिखा हुआ है एक के बाद दूसरा। तो इसका मतलब पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। अब कितने आएंगे वो ये है कि भाई कोई भी नंबर हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा, समझ गया? तो इसका मतलब है दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सीक्वेंस। तो पहले ए आएंगे फिर बी, कम से कम एक आएंगे, कम से कम एक, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। तो देखें पहले ए है फिर बी है, अब वो कितने कितने हैं ये मैटर नहीं करता, तो यहाँ काउंटिंग नहीं करनी हमारे लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा नाम है उस्मान, तो मैंने कहा पहले यू आएगा फिर एस आएगा फिर एम आएगा फिर ए आएगा फिर एन, उसमें सब में एक आएगा। लेकिन मैं अगर अपने नाम के लिए इस चीज को लिखूँ तो वैसे लिखूंगा, तो ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मैं बोलूँ यू जो है वो 5 दफा आ सकते हैं, तो मैं कंडीशन दे दूंगा यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। एस के लिए बोल रहा हूँ एक ही दफा आएगा, तो एस को बोल दूंगा एक ही आ सकता है, सही है ना? ये इस तरीके से है। तो अब मेरा सवाल यह है कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्या इस बी के बाद ए आ सकता है? इसमें लिखा हुआ नहीं आ सकता। तो हम भी इसको मेक श्योर करेंगे कि अगर बाद में बी आ गए तो मेक श्योर हो जाए कि उसके बाद ए नहीं आए। अगर आता है ए तो आप क्या कर देंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर स्टार्ट विद बी हो गया तो भी रिजेक्ट कर ले, और अगर बी के बाद ए आ गया तो भी रिजेक्ट कर ले। अगर स्टार्ट विद बी हो गया तो भी रिजेक्ट कर दे, और अगर बी के बाद ए आ गया तो भी रिजेक्ट कर दे। दोनों केसेस में आप रिजेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो सवाल है यहाँ से, ऐसी क्वेश्चन को अगर मैं जीरो कर दूं तो अब क्या मतलब है इसका? कोई एक्सप्लेन करेगा? जीरो 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 का मतलब है जीरो इंक्लूड है। हाँ, इसका मतलब है जीरो भी इंक्लूड हो गया। अब आपके पास ए जो है, हाँ अब नहीं, अब ये कह रहे हैं कि अभी भी ये बेटा ये क्वेश्चन ना ऑर्डर का ही है। क्यों ऑर्डर का है? देखें ऑर्डर कहाँ से पता चल रहा है, ऑर्डर सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है ए के बाद बी। लेकिन अब इसके अंदर ये कंडीशन दे दी है कि ए की लेंथ जो है वो 0 टाइम हो सकती है और बी की लेंथ भी 0 हो सकती है। ए की लेंथ जो है वो 0 टाइम हो सकती है एंड बी की लेंथ भी 0 टाइम हो सकती है। मेरी बात गौर से सुन लीजिए, ए की लेंथ भी 0 टाइम हो सकती है और बी की लेंथ भी 0 टाइम हो सकती है। तो इसका मतलब है हो सकता है ए आए और बी ना आए, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि बी अलाउ है 0 टाइम। हो सकता है कि ए ना आए सिर्फ बी आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब
ए और बी की लेंथ 0 है, लेकिन इन तमाम चीजों में क्या एक चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? क्या इन तमाम चीजों में कोई चीज कॉमन है? इसमें भी कोई किसी एक, सबके अंदर कोई चीज कॉमन है? क्या पैटर्न कॉमन है? ऑर्डर कॉमन है, बस यही सुनना चाह रहा था मैं। ये पैटर्न या ऑर्डर जो भी है कि सर अगर बी आ गया तो फिर ए नहीं आ सकता। इन तमाम चीजों में कॉमन चीज क्या है? सीक्वेंस। कि भाई अगर सर बी आ गया तो ए नहीं आ सकता। पहले यहाँ पर 1 लिखा हुआ था तो कम से कम एक है, कम से कम एक बी था। अब 0 है तो इसका मतलब है ए और बी जितने भी आ जाए सीक्वेंस में आएंगे, तो जितने का भी मतलब होता है 0 भी शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब ये सीक्वेंस शामिल हो गया इसमें। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसको डिजाइन करें तो वही वाली बात है, तो सर देखें एप्सिलॉन तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर ए आता है, सिर्फ ए आता है, सिर्फ ए, तो भी आप एक्सेप्ट कर लें। ये जरा क्वेश्चन उतार लें अपने पास, ये क्वेश्चन अपने पास उतार लीजिए जल्दी, शाबाश। ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। कॉपी कर लें, बताता हूँ। एक मिनट देते हैं, आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA में क्या फर्क है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अब आप ये सोचिएगा कि आप DFA नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। NFA जो होता है बेसिकली वो भी 5 टपल ही होता है, क्यू, क्यू नॉट, सिग्मा, एफ एंड डाबा। अच्छा, टेक्निकली मैंने आपसे पहली क्लास में ये बात की थी कि बेटा NFA बनाना एज कम्पेयर टू DFA थोड़ा सा आसान है, लेकिन इन दी एंड हमें DFA में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि NFA में रियल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। NFA को हम वैसे तो समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये वही है, वहाँ क्या होता था, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट। सिग्मा क्या है सर, अल्फाबेट। यहाँ पर भी वही चीज है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये वही चीज है। सिर्फ ये फर्क है, ये ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन ये DFA का और NFA का अलग अलग, ये DFA का और NFA का क्या अलग अलग है। तो चार चीजें तो सेम है आपकी, जो आपने वहां पढ़ी है वही है। मैं आपको ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ NFA का। ठीक है,
अगर थोड़ा सा रिकॉल करें कि गामा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा, कैपिटल क्यू रिटर्न करता था आपको कौन, डीएफए। डीएफए में ये करता था। इसका मतलब क्या था कि अगर क्यू और सिग्मा आपस में ऑपरेशन करेंगे, अगर फर्ज करें दो स्टेट्स हैं और अल्फाबेट भी दो ही हैं, ये आपस में ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। आपको रिटर्न में ना ए या बी मिल सकता है, ये आप पढ़ के भी आए कि अगर आप कैपिटल ए पे खड़े हुए हैं और स्मॉल ए की ट्रांजिशन आप करते हैं तो या तो आप कैपिटल ए पे जा सकते हैं या बी पे जा सकते हैं, किसी एक पे जा सकते हैं और लाजमी जाना है, किसी एक पर जा सकते हैं और लाजमी जाना है, यही पढ़ के आए आप। इसका मतलब है हर स्टेट कंप्लीट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको रिटर्न में ये नहीं मिलता, ये मिलता है 2 की पावर मॉड क्यू। मॉड क्यू का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ क्यू। तो अगर मैं 2 की पावर मॉड क्यू करूँ इस केस में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस केस की बात कर रहा हूँ तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो यहाँ पर हमें ए और बी के 4 सेट मिल सकते हैं। 4 सेट में एक सेट बन जाता है नल और एक सेट बन जाता है ए कॉमा बी। अगर आपसे कहा जाए ए बी के 4 सेट बनाइए तो आप बोलेंगे सर एक नल बन जाएगा सेट, एक ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी। इज इट क्लियर? अब ये कहते हैं कि आप ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन आती है तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। गिवन दैट आपके पास 2 स्टेट है, गिवन दैट आपके पास 2 स्टेट है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपके पास 3 स्टेट्स होती है तो 2 की पावर 3 कितना होता, 2 की पावर 3 कितना है, 8। तो मैं अभी सिर्फ इस केस की बता रहा हूँ जिसमें आपके पास 2 स्टेट्स हैं। अगर 3 स्टेट्स होती तो आपको ये 8 ऑप्शन होते। कैसे होते हैं, ए बी सी के कॉम्बिनेशन बना लें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। सही है? अभी मैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ ये वाली। तो आप ए पे खड़े हुए, स्मॉल ए पे आप ये 2 काम तो आपको बताएं। देखें, ए पे खड़े हुए स्मॉल ए पे आप बी पे चले गए, ये वाली बात हो गई। आप ए पे खड़े हुए स्मॉल ए पे आप यहाँ पर चले गए, ये वाली बात हो गई, ये वाली और ये वाली। ये तो आपको पता है। पहला केस क्या कह रहा है कि आप ए पे खड़े हैं, आप चाहें तो स्मॉल ए की ट्रांजिशन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि इसके काम किए बगैर भी आपका क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट को, तो आप ए पे खड़े होकर स्मॉल ए की ट्रांजिशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्या बात है अभी बताता हूँ। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि ए पे खड़े में तो स्मॉल ए पे आप ए पर भी रह सकते हैं और बी पर भी जा सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ कैसे इसको छोड़ दें, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज। इसका मतलब है कैपिटल ए पर स्मॉल ए की मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती है, कैपिटल ए पर स्मॉल ए की मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती हैं।